और हिजबुल्लाह ने कहा कि अब हम जो है वो तबाही का जवाब तबाही से देंगे। यानी ये पहली बार मेरे ख्याल से इस तरह का बयान आया है। कैसे देखते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि जंग रुकेगी नहीं, जंग बढ़ेगी? जब कैप्टन साहब के साथ हम बैठते हैं ना, तो मुझे अपने इंस्ट्रक्टर के साथ बैठने का एहसास होता है कि हम जब एनसीसी कैडेट में बैठे रहते थे और हमारे उस्ताद लोग चारों तरफ बैठे रहते थे, तो कभी कोई कुछ बताता था, कभी कोई कुछ बताता था। बहुत साल के बाद आज हमको जब आप कैप्टन साहब के साथ बैठालते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं अपने किसी इंस्ट्रक्टर के साथ बैठ रहा हूँ और यहाँ भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे आर्मी में जाना बहुत पसंद था। अब ये दुर्भाग्य था कि मैं नहीं जा पाया और लेकिन कोशिश मैंने बहुत किया। मैंने ज़िंदगी में सिवाय आर्मी के अलावा कोई नौकरी के लिए कभी फ़ार्म नहीं भरा मैंने। मैं भी आर्मी में जाना चाहता था, इसीलिए मैंने 40 कैंप किए, 40 आरडीसी परेड किया मैंने। बीएलसी में फायरिंग में यूपी में मैं 2nd पोज़ीशन पे था और बहुत उत्सुकता से मैं सीखता था। आर्मी अटैच कैंप मैंने 10 आर्मी अटैचमेंट कैंप किया है। हमारे यहाँ 39 गोरखा रेजिमेंट बनारस में है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं वहाँ वहाँ एयर फोर्स का भी है वहाँ बनारस में। बहुत जानते होंगे कैप्टन साहब। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, या तो मैं कभी-कभी अकेले में रहता हूँ, तो अपने उन दिनों को याद करता हूँ, जब मैं इंस्ट्रक्टर्स के साथ, सूबेदार मेजर और सूबेदार साहब के साथ चीज़ों को सीखता था। आज भी जब लड़ाई होती है ना, तो मेरे परिवार में लोग कहते हैं कि आप इतना गौर से क्यों देखते हो इन सब खबरों को? तो हमको इस मिलिट्री की चीज़ों को समझने में बड़ा अच्छा लगता है और हम लोग ठीक है, राजनीति भी एक युद्ध है, यहाँ भी लड़ना पड़ता है। यहाँ भी जान का जोखिम उतना ही है जितना आर्मी में है। बस ये है कि फ़र्क इतना ही है कि यहाँ अपनों से लड़ना पड़ता है। ये बहुत दुःख होता है मुझे कि हम अपने ही देश में एक लड़ाई का एक फैमिली के अंदर एक लड़ाई का म्यार तो होता है, हर घर में लड़ाई होती है। लेकिन कभी-कभी हमारे देश की राजनीति ऐसी गंदी हो चुकी है कि म्यार खत्म हो जाता है। यहाँ की राजनीति का जो लड़ाई है, वो म्यार से बाहर चली जाती है। और हम लोग तो टीवी पे बैठते हैं, सारे जहरीले साँप वहीं इकट्ठा होते हैं। एकदम पूरा पॉइज़न निकाल के रख देते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि भाई हम सब एक ही हैं। लेकिन अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक बात को करने के लिए जितना ज़हर मैक्सिमम अपने मुँह से निकाल सकते हैं, लोग निकालते हैं। हम लोग ठीक है, उसका जवाब कभी-कभी हम लोग भी दे देते हैं। लेकिन अब आते हैं हम इज़राइल पर। इज़राइल में देखिए, ये बहुत हो रहा था कि अब उनका कहाँ गया? जो इंटरसेप्टर था, कहाँ चला गया? मैं पहले भी आपसे कहता था कि एक टाइम आएगा कि इनका गोला ही खत्म हो जाएगा। एक 20,000 की मिसाइल हमास की होती थी, छोटी-सी पाइप में बना करके वो लोग 5-10 किलोमीटर की रेंज होती थी, 20 किलोमीटर, हिजबुल्लाह की भी रेंज 20-25 किलोमीटर होती थी। लेकिन उसको 80 लाख रुपए का गोला उसको रोकने के लिए खर्च होता था इज़राइल का। बड़ी स्ट्रेटजी के साथ हिजबुल्लाह और हमास ने लगातार 1 साल तक उनके संसाधनों को कमज़ोर किया और मिसाइल को रोकने की क्षमता इज़राइल की खत्म हुई। अब अमेरिका जो है इस वक़्त 2 चीज़ों में इज़राइल फँसा हुआ है कि पुराना जो है नेतन्याहू सोच रहे हैं कि बाइडेन का अमेरिका है, अभी फ़िलहाल 40-45 दिन टाइम बचा है, तो हम इस बीच में कुछ बड़ा कर लें। अब कुछ नहीं हो सकता। सवाल इस बात के नेतन्याहू को तो लड़ना नहीं है। आम आदमी के जो गरीब के बच्चे सिपाही आईडीएफ के जो भर्ती हो रहे हैं, कोई आर्मी में जाना नहीं चाह रहा है, सैन्य कम पड़ गई है। किसी भी कीमत पर, कितनी भी बड़ी सैलरी, कितना 40 लाख पाउंड का इनाम रखा है कि इज़राइल ने डॉलर का, 40 लाख डॉलर का, कि जो भी कैप्टिव को ला के देगा तो हम उसको इतना इनाम देंगे। तो अब सोचिए कि कहाँ आके इज़राइल खड़ा हो गया, जो दुनिया में डंका बजा रहा था। और ट्रम्प की वजह से ज़्यादा नर्वसनेस आ गई है अमेरिका की तरफ से, जो उम्मीद थी, चाहे वो यूक्रेन को उम्मीद हो, चाहे इज़राइल को उम्मीद हो। मुझे नहीं लग रहा है कि अब वो उम्मीद पर पानी फिरता दिख रहा है इन लोग को। इसलिए ये लोग बहुत जल्दी में है। इज़राइल जो है बहुत जल्दी में है, यूक्रेन भी जल्दी में है कि हम 20 जनवरी से पहले-पहले कुछ चीज़ों को निपटा लें अपने। पता नहीं 20 जनवरी के बाद क्या होगा? और ट्रम्प ने आते-आते इशारा तो कर ही दिया है। अब इशारे को कोई नहीं मान रहा है, तो उसकी उसकी गलती हो रही है। आज जो है आयरन डोम कहाँ चला गया इज़राइल का? आम पब्लिक पे जब गिर रहा है, कितने लोग मर गए और बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें गिर रही हैं।
जिस तरह का हमला आया है आज से कल तक में आप देख लीजिएगा कि इजराइल जो है खुद बोलने लग शुरू कर देगा। और अब पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल ने अपने नुकसान को बताया है जनता में, कभी आज तक बताते नहीं थे। लेकिन अब चूंकि इतना बड़ा हो चुका है कि दुनिया भर से वो छिप नहीं सकता। चाहे आज भी छिपाने की कोशिश कर रहा है इजराइल, लेकिन वो छिप नहीं सकता। इसलिए अब दुनिया भर के सामने अपने नुकसान को बता रहा है कि भाई हमारा इतना नुकसान हो गया। अब विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिए कि हमारे पब्लिक में बम मार रहे हैं तो हमारे अस्पताल में बम मार रहे हैं हमारे। भाई आप जब मार रहे थे हमास के कितने हॉस्पिटल, कितनी मस्जिदें, कितने लोगों को मार डाले, और कभी आपसे दुनिया भर के लोगों ने कहा। और उससे भी बड़ा अपडेट आज जो हुआ वो यूएन की तरफ से हुआ कि 10 आज वोटिंग थी उसकी। आज क्या हुआ शायद उसकी जानकारी मुझे नहीं है, कि वहां पे जंग को रोकने के लिए, इजराइल पर दबाव बनाने के लिए आज यूएन में वोटिंग तो थी। वीटो कर दिया हाँ, अमेरिका ने एक बार फिर। अमेरिका ने वीटो कर दिया। हाँ, ये तो सूचना मुझे शाम को मिल गई थी कि अमेरिका ने वीटो कर दिया। ये बहुत बड़ा अपडेट है। आज दुनिया फिलिस्तीन और इजराइल, हिजबुल्लाह के साथ खड़ी है। आज ईरान के साथ खड़ी है दुनिया। ये नहीं चलेगा। जिस तरह से गांव में 4 लोग जो होते थे ना पावरफुल, पूरे गांव को गुलाम बना के रखते थे, अब नहीं चलेगा ये चीज। अब हथियारों की लड़ाई भी है और साहस की लड़ाई है। अब तो दुनिया खड़ी हो रही है जालिमों के खिलाफ। जब भी कोई पावर अपना दिखाने की कोशिश करता है तो उसको हम जालिम ही कहते हैं, कि वो दुनिया उसको जालिम कहती। भाई आप किसी को उसकी बात तो सुनो, उसकी समस्याओं को तो सुनो। अमेरिका, इजराइल, ये एक नेक्सस बना लिया है दुनिया के अंदर इन लोगों ने। यूरोपीय यूनियन के नाम पर फ्रांस, जितने भी सुपर पावर, इन लोगों का नेक्सस बन गया है कि कोई भी गरीब देश अगर उठना चाहता है तो उसको दबा दो, उसके ट्रेड को रोक दो, उस पर सैंक्शन लगा दो, नहीं तो उसको धमका दो, किसी को इलेक्शन का डर दिखा दो। ये जो पावर को ब्रेक रोकने के लिए जो अमेरिका ने और सभी बड़े देशों ने मिल करके एक नेक्सस बना लिया है कि हम छोटे देशों को जीने नहीं देंगे। कोई छोटा देश बड़ा बन ही नहीं सकता जब कुछ बड़ा काम करता है। अब मेरे देश के अंदर आज तक हमारा देश कैंसर की दवाई नहीं बना सकता, अमेरिका रोक देता है उसको। तरह तरह के सैंक्शन और तरह तरह की लैब टेस्ट और ये और वो चीजों को रोकने लगता है। हम लोग दवाई नहीं बना, आज तक हम लोग बहुत सी दवाई नहीं बना पाते। इतनी बड़ी बिल्कुल बड़ी कंपनियां, बिल्कुल। हम दुनिया को सरप्लस दवाई देते हैं, लेकिन बहुत सी बीमारियों की दवाई हम नहीं बना पाते। बना सकते हैं लेकिन अमेरिका के चलते नहीं बना पाते। ये बात क्या नहीं उठनी चाहिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर? ये बात उठनी चाहिए ना कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ये बात उठनी चाहिए कि भाई हम क्यों नहीं, हम एक हवाई जहाज नहीं बना पा रहे। फाइटर जेट तो छोड़ दीजिए, हम पैसेंजर जहाज नहीं बना पाते हैं। इतना महंगा 400-400, 500-500 करोड़ का पैसेंजर जहाज हम लेके आते हैं। हवाई जहाज की यात्रा महंगी है हमारे देश में, जबकि सस्ती होनी चाहिए। दुनिया भर में रेल की यात्रा से भी सस्ती हवाई जहाज यात्रा है। और हमारा देश इतना बड़ा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाइए तो 4-4 दिन ट्रेन में लग जाएगा। तो क्या वहां हवाई जहाज की सुविधा नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये सारा खेल जो है अमेरिका खेल खेलता है, हमको आगे नहीं बढ़ने देता। और हमारी सरकारें नहीं बोल पाती हैं इस बात को पब्लिक में। पब्लिक तो सब जानती है, लेकिन ये लोग चुप हो जाते हैं। पता नहीं क्या इनकी क्या कमी है, या क्या जी कौन सी बिल्कुल ऐसी वो। किया है। मैं फजील साहब आपके पास आऊंगा। और जिस तरह से खबर आ रही, TV9 भारत ने लिखा कि हार गया इजराइल, हाइफन लगा के, और फिर आगे लिखा है कि हमला करने के बजाय अब इजराइल जो है वो गजा में आर्थिक मदद पहुंचाने के बारे में कह रहा है और ये शुरुआत करने जा रहा है। क्या कहेंगे इसको? क्या सीज फायर के बगैर इस तरह का कोई अमल मुमकिन है, या इस तरह की खबर क्यों चलाई जा रही? क्या जो इजराइल में खाना जंगी शुरू हुई है, जिस तरह से वहां अफरा तफरी का माहौल है, क्या उसको रोकने के लिए कि हमने कार्रवाई शुरू कर दी है, हम बातचीत कर रहे हैं, हम वहां कैप्टिव्स को लाने के लिए गाजा के लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या ये मैसेज देने की कोशिश है? क्योंकि जब हमले हो रहे हैं ऐसे में ये कि आप गाजा में आर्थिक मदद पहुंचाएंगे, क्या है ये? क्या किस तरह की खबर है फजील साहब? मीडिया, भारत की जो गोदी मीडिया है ना, इसकी खबर पर तो चर्चा ही मत कीजिए, कोई नहीं सुनता है इनको। ये पूरे खारिज हैं ये लोग। दुनिया तो छोड़ दीजिए, भारत के लोग ही नहीं सुनते। अभी आप किसी से भी पूछ लीजिए तो आप आपका चैनल लोग सुनते हैं,
और यूट्यूबर्स को सुनते हैं, लेकिन गोदी मीडिया की खबर को लोग स्क्रॉल करते रहते हैं। मैंने आज देखा है, एक जगह मैं बैठा हुआ था पब्लिक प्लेस पर, तो कुछ लोगों को मैंने देखा कि जैसे ही गोदी मीडिया का कोई चैनल आ रहा है सामने, तो वो बढ़ा दे रहा है उसको, छोड़ो इसको नहीं सुनना है। इन लोग की बात ही छोड़ दीजिए, ये लोग पता नहीं कहाँ से गवर्न होते हैं और किस तरह की खबर, इनको खुद कंफ्यूज है। इधर अंधभक्त लोग जो हैं इजराइल की तरफ हैं और फिलिस्तीन को, हम लोग को गाली देते हैं कि ये लोग फिलिस्तीन बोलते हैं, फिलिस्तीन बोलते हैं, और प्रधानमंत्री जी फिलिस्तीन बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे फिलिस्तीन को मदद पहुंचा रहे, यूएन में वोट दे रहे, पूरी तरह से फिलिस्तीन का दूतावास चल रहा है इंडिया के अंदर। तो यहाँ का जो अभी कभी-कभी चैनल जो है, मोदी जी की तरफ बोले तो अंधभक्त नाराज, अंधभक्त की तरफ बोले तो मोदी जी नाराज। इन लोग के चैनल का मतलब कोई सुनता-उनता नहीं है इनको, और पूरी तरह से कॉमन आदमी तो सुनना ही बंद कर दिया है। अब सोशल मीडिया, आज के ज़माने के सोशल मीडिया का ताकत देखिए। एक ज़माना था जब लोगों को नहीं पता होता था कि सद्दाम हुसैन साहब क्यों लड़ रहे हैं? कतर का मामला क्या था? कुवैत का मामला क्या था? आज सोशल मीडिया की वजह से एक-एक जगह की खबर, यानी जहाँ पे तेल अवीव में जहाँ बम गिरा है, वहाँ के लोगों का इंटरव्यू आ रहा है। आप देखिए, कहीं न कहीं कोई फेसबुक पे, कोई ट्विटर पे वीडियो डाल रहा है, तो कैसे इज़राइल छिपा पाएगा उसको? कैसे उसको रोक पाएगा? ठीक है, बाहर की मिल्क अल जज़ीरा को बैन कर रखा है, नहीं जा सकता। लेकिन जो लोग जो खुद आई विटनेस हैं उस जगह के, वो खुद अपने मोबाइल से फोटो बना के ट्विटर पर डाल रहे हैं या सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, तो उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? और ये कहना कि हमास में फिर फ़र्क ही क्या है? बैठ के टेबल मीटिंग कीजिए। ये सब बातें तो दिखावे की होती हैं। उनका बस चले तो जो आदमी मार रहा है, एक बार आप ही के चैनल पर किसी ने हमसे कहा कि वहाँ खाना नहीं पहुँच रहा है, दवाई, तो हमने ये कहा कि जो मिसाइल मार रहा है कि मर जाए, और बीमार को अस्पताल में लाइट काट दे रहा है कि जो आईसीयू में भर्ती है वो बिना ऑक्सीजन के मर जाए। वो आपको खाना पहुँचने देगा? वो दवाई पहुँचने देगा? जिसकी मंशा, जो कातिल है, वो तो कत्ल करना चाहेगा ना। तो कभी भी इनकी इस बात से तो अब किसी को उम्मीद नहीं है, और अब ऐसे चौमुहाने पर खड़ा है ना इज़राइल, कि इज़राइल को या तो टेबल पे आना ही पड़ेगा। अभी उनका कोई दूसरा रास्ता नहीं है उनके पास, क्योंकि इधर 2 दिन के अंदर जिस तरह से हिजबुल्लाह ने जो अटैक्स किए हैं इज़राइल के ऊपर, वो गंभीर चोट लगी है इज़राइल को, और इज़राइल को अब सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और दुनिया भर के लोग, चाहे वो इज़राइल के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सबको एहसास हो गया है कि हिजबुल्लाह, ईरान और हमास को अब हल्के में लेना ठीक नहीं है। क्योंकि अब समझ में आ जाएगा, 2-4 दिन और वेट कीजिए, 2-4 दिन के अंदर काफ़ी अपडेट्स आपको मिलेंगी। थोड़ा इंतज़ार कीजिए 2-4 दिन। जी, मुमताज़।